तो जैसा बच्चों अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, यूजफुलनेस, परफॉर्मा और कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देख चुके हैं। अब मैं आ जाता हूं देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर, जहां मैंने इस सेशन को छोड़ा था। वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है तो उसमें आप क्या करने वाले हैं कि सिंपली जैसे डेटर्स है तो वो आपका करंट एसेट है, तो करंट एसेट बढ़ा या घटा, जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेते हैं तो उसको वहीं पर एडजस्ट करते हैं। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्या करते हैं, करंट लाइबिलिटीज, तो उसी में करंट लाइबिलिटीज बढ़ी या घटी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में उसको आप एडजस्ट करने वाले हैं। तो अब इसके बाद आपको क्या देखना है, लेकिन कभी कभी डेटर्स के साथ सवाल में आप देखेंगे कि ब्रैकेट में गुड लिखा होगा, GOOD, गुड। इस गुड से क्या मतलब है कि हमें डेटर्स जो हैं उस पर अब कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है, सारा का सारा पैसा हमारा मिल जाएगा। तो गुड लिखे होने से ये मतलब है कि पैसा मिल जाएगा, तो अब इस प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है। तो जो प्रोविजन आपने इस साल बनाया था, मतलब जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बढ़ गया, अब उसकी जरूरत नहीं है, तो वो वापस आप एड बैक कर लेंगे। कहां पर, वहीं जब आप एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स निकाल रहे होंगे, तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट इज एडिड टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद जब आप एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स निकालते हैं तो वहां पर आप इसको ऐड कर लेंगे। और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर है, तो अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा घट गया था तो उसी जगह पर आप इसको डिडक्ट भी करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। ठीक है। अब इसके बाद आपको और क्या समझने की जरूरत है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, अगर डेटर्स के साथ गुड नहीं लिखा हुआ है तो सिंपली डेटर्स आपके करंट एसेट की तरह ट्रीट होंगे, और जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो सिंपली आपका करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। बट अगर डेटर्स के साथ गुड लिखा हुआ है तो डेटर्स तो आपके करंट एसेट्स रहेंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को उस केस में आप करंट लाइबिलिटी नहीं मानेंगे। उस केस में आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्या करेंगे, अगर वो बढ़ गया है तो ऐड करेंगे और घट गया है तो लेस करेंगे। कहां पर, जब आप एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के साथ डील कर रहे हो। इसके बाद अब देखो हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आ गए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ऐसा हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट बेची हो एक साल, और अगर बेची है तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो लॉस की ट्रीटमेंट वैसे ही होगी जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी के लॉस की थी। अगर प्रॉफिट की भी ट्रीटमेंट है तो सेम ही होगी। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली ये एडजस्टमेंट मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बेचने के बाद अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, क्या ये कैपिटल रिजर्व कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं आएगा, तो जवाब है नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये डायरेक्टली कहीं नहीं आएगा, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी वो अब आपको देखना है। तो इस सवाल में आपको एक्सट्रैक्ट्स दे रखे हैं, देखो बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व दे रखा है, लास्ट ईयर था नहीं, अब वो कितने का है, 10,000 का। नॉन करंट एसेट्स आप देख रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स में क्या देख रहे हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है, लास्ट ईयर वो 1 लाख की थी, अब है 50,000। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, द कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट्स एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 विच वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो अब कंपनी ने जो हमें क्या किया है, इन्वेस्टमेंट्स को कुछ बेचा है 10,000 के प्रॉफिट पर, कितने वाली इन्वेस्टमेंट कितने में बेची वो नहीं गिवन है, तो वो अपने आप निकल जाएगा अभी। और बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। तो अब आप करने क्या वाले हैं, देखो जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक आप बनाएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट क्योंकि एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आप वहां लिख देंगे। इसके साथ साथ आप क्या करने वाले हैं, बाय बैंक अकाउंट, ये क्या है, देखो अभी ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, इससे पहले आप क्या देखेंगे, डेबिट साइड में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना, 10,000। ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको गिवन है कि जो हमने
प्रॉफिट हुआ था उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था 10,000 का। तो ये 10,000 हमने यहाँ ट्रांसफर करा तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट डेबिट साइड में जाएगा। अब आप क्रेडिट साइड में देख सकते हैं कि बैलेंसिंग फिगर बचेगी कितने की, 60,000 की। तो ये 60,000 की जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 50,000 वाली इन्वेस्टमेंट को 60,000 में बेचा। तो 60,000 में बेचा मतलब प्रॉफिट हुआ हमें 60,000 का। इस 60,000 का हम क्या करने वाले हैं, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो पैसा हमको मिला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो ये वहां पर प्लस होगा, ठीक है। और इसको अब देखो, जो डेबिट साइड में कैपिटल रिजर्व था जैसा मैंने बताया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं जाएगा। तो सिंपली आप बस जो इन्वेस्टमेंट हमने बेची है 60,000 की, वो फिगर लेकर जाने वाले हैं कहां पर, कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बेची है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, पैसा हमें मिला है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ देखो क्लियरली मैंने लिखा भी है कि कैपिटल रिजर्व ऑफ ₹10,000 विल बी इग्नोर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय 10,000 का जो कैपिटल रिजर्व है उसको इग्नोर किया जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल फॉर परचेज ऑफ एसेट। तो इस एंट्री का मैंने एक मतलब थोड़ा सा कवर भी किया था इसको, कहां पर, जब हम बात कर रहे थे क्या कि नॉन कैश आइटम्स जो हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आती हैं। तो अब इस एडजस्टमेंट को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या हुआ है कि शेयर कैपिटल हमने इशू की और उसके बदले पैसा नहीं मिला हमें, हमने एसेट्स को परचेज किया है। तो इसमें एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट क्या देख रहे हैं आप, शेयर होल्डर्स फंड के हेडिंग में आपको दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। तो लास्ट ईयर की कैपिटल कितनी थी, देखो 50 लाख, और करंट ईयर की कैपिटल कितनी है 80 लाख। तो 30 लाख रुपीस के शेयर्स इस साल इशू हुए हैं और एक शेयर है 10 रुपए का। तो इसका मतलब 3 लाख शेयर आपने इशू किए और एक शेयर 10 रुपए का है, मतलब 30 लाख रुपीस के शेयर इशू हुए। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड March 31st 2020 एक्स लिमिटेड इशूड 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार अगेंस्ट द एसेट्स नेमली। तो 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब जो 20 लाख के शेयर इशू हुए हैं वो किसके बदले हुए हैं, मशीनरी आपने 12 लाख की खरीदी है, गुडविल आपने 3 लाख की खरीदी है और स्टॉक आपने 5 लाख के खरीदे हैं। तो 12 और 3 15 और 5 20, तो टोटल आपने 20 लाख के एसेट खरीदे हैं और 20 लाख के शेयर उनको दे दिए। लेकिन आप ऊपर देख रहे हैं कि शेयर कितने के बढ़े थे, 50 लाख और 80 लाख। तो डिफरेंस कितने का था, 30 लाख का। तो 30 लाख के शेयर बढ़े थे जिसमें से 20 लाख के हमने मतलब एसेट खरीदने के लिए बढ़ाए हैं। तो इसका मतलब 10 लाख के शेयर्स तो कैश में बढ़े हैं। तो जो शेयर कैश में बढ़े हैं तो वो आप क्या करने वाले हैं, कैश में जो शेयर्स बढ़े हैं उसको आप कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेकर जाएंगे। और लेकिन ये जो फिक्स्ड एसेट्स आपने खरीदे हैं, मशीनरी, गुडविल या फिर स्टॉक आपने खरीदा है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगी, देखो ये इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे और यहां से मैं समझाने वाला हूं। तो ये लाइबिलिटी की आइटम है, ओपनिंग बैलेंस था बाय 50 लाख और क्लोजिंग बैलेंस था टू बैलेंस सीडी 80 लाख। तो ये आपने इक्विटी शेयर कैपिटल के बैलेंसेस लिखे। मशीनरी खरीदी थी तो बाय मशीनरी अकाउंट 12 लाख, गुडविल खरीदी थी बाय गुडविल अकाउंट 3 लाख, स्टॉक खरीदा था बाय स्टॉक अकाउंट 5 लाख। तो ये वो 20 लाख अकाउंट हो गया। और जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचेगी बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये क्या डिनोट कर रहा है, कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये वो शेयर कैपिटल है जो आपने कैश में इशू किया है। तो 10 लाख रुपए तो आपने कैश में इशू किए, ये सीधे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होंगे। और इस अकाउंट में से देखो आपको समझना है, मशीनरी जो 12 लाख रुपए की खरीदी है, जब आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख रुपीस, और ये कहीं नहीं जाएगा। गुडविल अकाउंट भी इसमें आपको बनाना पड़ेगा, उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
स्टॉक का जहां तक सवाल है, आप स्टॉक अकाउंट भी बना सकते हैं यहाँ, और स्टॉक अकाउंट बनाने के बाद उसमें भी डेबिट साइड में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आगे इसमें अब मशीनरी, गुडविल और स्टॉक में क्या होगा, इन तीनों में इसको इक्विटी शेयर कैपिटल को रेलेवेंट अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, और जो डिफरेंसेस होंगे उसके बाद आप उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन भी किया है, purchase of machinery for rupees 12 lakh by issue of equity share capital will be debited to machinery account। मतलब मशीनरी में आप डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख रुपीस। इसी तरह परचेज ऑफ गुडविल फॉर रुपीस 3 लाख बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो 3 लाख रुपए की जो गुडविल खरीदी है आपने इक्विटी शेयर कैपिटल देकर, तो वो गुडविल अकाउंट में डेबिट होगा। परचेज ऑफ स्टॉक फॉर रुपीस 5 लाख, या तो मैंने बताया स्टॉक अकाउंट बना लो, उसको डेबिट कर दो सीधा सीधा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, विल बी फर्स्ट डिडक्टेड फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। तो साल के आखिरी में जो स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, पहले उसमें से इसको 5 लाख को डिडक्ट कर देंगे, एंड देन द बैलेंस सो अराइव्ड। अब जो बैलेंस आएगा, मतलब साल के आखिरी में अगर आपके पास 20 लाख का स्टॉक था, जिसमें से 5 लाख का मशीनरी से 5 लाख का आपने शेयर कैपिटल के माध्यम से खरीदा था, तो 20 लाख में से 5 लाख पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब हम मानकर चलेंगे क्लोजिंग स्टॉक हमारा 15 लाख है, और इसको फिर कंपेयर करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। तो अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक था 10 लाख रुपीस का, तो क्लोजिंग था तो 20, लेकिन उसमें से पहले 5 लाख आप इग्नोर कर दो, जो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल के माध्यम से खरीदा, तो स्टॉक हुआ 15 लाख। उस 15 लाख में से 10 लाख का स्टॉक आपने घटा दिया जो ओपनिंग स्टॉक था, तो अब कितने का स्टॉक बढ़ा, 5 लाख रुपए का। जो 5 लाख का स्टॉक बढ़ा वो क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकलने के बाद। जब आप कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया है, उसमें आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज बढ़े या घटे। तो स्टॉक अभी जो मैंने बात की थी उसमें बढ़ गया था कितने का, 5 लाख रुपीस का, तो वो आप वहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इसको अभी मैं एक जब एग्जांपल लूंगा, ये सारी एडजस्टमेंट्स मैक्सिमम वहां पर कवर भी होंगी। अब देखो बोनस इशू के बारे में मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था परफॉर्मा बताते समय, एक क्वेश्चन भी आया था, सर बोनस इशू को कैश में है तो क्या करेंगे, तो मैंने उसको वहां नहीं अभी आंसर किया, क्योंकि ये डिटेल में इस एडजस्टमेंट में आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो बोनस इशू का क्या मतलब होता है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स दे देते हैं, कि जिसके पास अभी 2 शेयर हैं उसको 1 शेयर और दे दिया, तो जिसके पास 1000 शेयर हैं उसको 500 शेयर्स और दे देंगे, तो अब उसके टोटल शेयर हो जाएंगे 1500। तो जहां तक कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल है, यहाँ पर बोनस शेयर के लिए एडजस्टमेंट कैसे होगी, तो अब आपको ये समझना है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, बैलेंस शीट से आपको क्या दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड की हेडिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 एंड 12 लाख। तो लास्ट ईयर जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी 7,50,000, और अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है, 12 लाख रुपए की। तो इसमें और देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है, during the year additional equity capital was issued to the extent of 2,50,000 by way of bonus share fully paid up। तो 2.5 लाख रुपए के आपने बोनस शेयर इशू किए हैं, तो शेयर तो टोटल आपने इशू किए हैं कितने के, 750 माइनस 12 लाख, तो कितना होता है, 4.5 लाख रुपए। लेकिन जिसमें से 2.5 लाख के शेयर आपने इशू किए हैं बोनस शेयर के माध्यम से। तो जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना, 7,50,000 टू बैलेंस ईडी कितना, 12 लाख, उसमें हम क्या करने वाले हैं, बाय बोनस इशू। तो ये सरप्लस अकाउंट देखो ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया है, तो कितने का बोनस इशू किया गया है, 2.5 लाख रुपए का। अब जो बैलेंस आएगा वो कितने का आएगा, देखो बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, तो ये आपका क्या है, 2 लाख रुपीस का, ठीक है।
तो ये जो 2 लाख का बैलेंस है ये एक्चुअली कैश इनफ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। जो कैश में हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किए हैं 2 लाख रुपीस के, तो ये हमारा कैश इनफ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। जो बोनस इशू हमने किया था 2.5 लाख रुपए के शेयर्स का, ये जब हम ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे होंगे, जैसा मैंने प्रोफॉर्मा बताते समय भी समझाया था, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, तो उसमें ये बोनस इशू ऐड कर दिया जाएगा। कितने का? 2,50,000 रुपीस का। तो बोनस इशू ये ऊपर ऐड होगा और कैश इनफ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो शेयर हमने कैश में इशू किए हैं 2 लाख रुपीस के, वो शेयर्स वहां पर आएंगे। अब आप देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर हम आ जाते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स एट प्रीमियम। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को हम प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो क्या होगा? पहली बात, रिडीम करेंगे तो पैसा जाएगा। ये कौन सी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो वो दोनों रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अगर हैं तो दोनों कहां पर जाएंगे? कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और उसका जो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जैसा मैंने प्रोफॉर्मा समझाते समय भी बताया था, वो प्रीमियम ऐड होगा कहां पर? एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जब आप करेंगे, और यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्रीमियम सब्ट्रैक्ट भी होगा। तो अब देखो क्लियरली यहाँ मेंशन्ड है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इज कंसीडर्ड एज कैश आउटफ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो उसको हम क्या मानकर चलेंगे? कैश आउटफ्लोस फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और दूसरा क्या है? देखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, उसका क्या करेंगे? एडिड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसको ऐड करना है एक तो कहां पर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, while एडजस्टिंग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो जब हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कर रहे हैं, वहां पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर को ऐड करना है। और दूसरा इसका क्या करना है? कंसीडर्ड एज कैश आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सब्ट्रैक्ट ही होगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो जब हम डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट करेंगे तो वहां क्या समझना है? देखो कि आपको क्या गिवन है? 14% डिबेंचर्स, लास्ट ईयर थे 2 लाख, करंट ईयर में भी 2 लाख। अब ये बढ़े हों या घटे हों तो वो सिंपली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ हम किस पर फोकस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पर। तो अगर हमारे डिबेंचर्स पर 14% का इंटरेस्ट है, जैसा यहाँ देख पा रहे हैं आप, और ये साइलेंट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट में कुछ लिखा नहीं होगा इंटरेस्ट का, लेकिन फिर भी आपको करनी पड़ेगी। तो अब इसमें क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिबेंचर कितना है? 2 लाख रुपीस, और उस पर 14% इंटरेस्ट आपको लगाना है। तो 2 लाख का 14% कितना होता है? 28,000। 28,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हुआ, ठीक है। तो 28,000 का जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हुआ, वो आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सब्ट्रैक्ट करने के साथ साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको ऐड करेंगे। कहां पर ऐड करेंगे? जब हम एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स निकाल रहे होंगे। तो क्या कहा मैंने? एडिड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स व्हाइल एडजस्टिंग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और दूसरा क्या होने वाला है? कंसीडर्ड एज कैश आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इसी तरह जैसे मैंने अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको समझाया, इसी तरह अब एक और एडजस्टमेंट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स भी अगर बढ़ी हैं, घटी हैं, सेल किया है, वो सब हम कवर कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसमें अकाउंट बनाना पड़े, और सिंपली आपको 10% इन्वेस्टमेंट्स मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेंशन्ड है, तो ये भी एक साइलेंट एडजस्टमेंट है, जिसके बारे में हो सकता है वो अलग से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इस एक्सट्रैक्ट्स में आप क्या देख पा रहे हैं? 10% इन्वेस्टमेंट्स, लास्ट ईयर कितने की थी? 10 लाख रुपीस की, अब कितने की है? 11 लाख रुपीस की। तो इन्वेस्टमेंट्स हमारी बढ़ गई कितने से? 1 लाख रुपीस से। तो एक तो जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है 1 लाख, इसका हम क्या करेंगे? कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये आपको समझा दिया मैंने कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये माइनस होगा, पैसा गया, लेकिन
एडजस्टमेंट में आप देख रहे हैं न्यू इन्वेस्टमेंट वाज परचेज्ड ऑन अप्रैल 1 2019, मतलब जो नई इन्वेस्टमेंट की गई थी वो साल के शुरू में कर दी गई थी। तो जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगा पूरे साल का वो 11 लाख रुपीस पर मिलेगा। तो 11 लाख का 10% कितना होगा, 1,10,000। कितना होगा, 1,10,000। इस 1,10,000 का आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट पर, तो एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, और दूसरा मैंने क्या बताया था, जब हम एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स निकालते हैं तो वहां से इस इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये देखो क्लियरली यहाँ बताया गया है कि ये इंटरेस्ट डिडक्ट होगा, डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स व्हाइल एडजस्टिंग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं कहां से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। किस समय पर, जब आप निकाल रहे होंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। और इस इंटरेस्ट को दूसरा कहां लेकर जाएंगे, ऐड करेंगे कहां पर, जब कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो एक एग्जांपल हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक सब कुछ मैंने बताया, समझाया, आपने समझा, मैं इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूं आपका। लेकिन अब समझने की क्या बात है कि हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने वाले हैं, और ये देखो फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जामिनेशन में 2018 के पेपर में आया भी हुआ है। तो इस सवाल को हम यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप पेपर पेन लेकर कैलकुलेटर लेकर बैठें और मेरे साथ साथ इस सवाल को सॉल्व करें, तभी आप ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये सवाल कितना आपको समझ आया। ये इलस्ट्रेशन 24 है, और देखो मैंने मेंशन किया है ये जे.आर. मूगा की बुक से लिया गया है। ये बुक मैंने आपको बिगिनिंग में रेकमेंड भी की थी इस चैप्टर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, अलोंग विद डॉक्टर भूषण कुमार गोयल बुक। तो दो बुक्स अच्छी हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये एक फुल फ्लैश सवाल है, 2018 के पेपर में आया हुआ है, और अगले आधे घंटे में मैं चाहूंगा कि मैं ये एग्जाम्पल डिस्कस करूं और आप इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करें।